मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट एग्जाम को पास करने के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। बिल्कुल आपके हक के लिए निःशुल्क आपके लिए जितना हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल आपको भी पता है कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप सभी को पता है कि 2011 से 2022 तक इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं रीट के। तो क्या आपको पता है कि इतने सारे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? यहाँ तक कि आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने भी बोल दिया है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं अगर बच्चा उनको सॉल्व कर ले, ठीक है, अगर उनको अच्छे से हम सॉल्व कर लें 360 डिग्री पर कि इस क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन और बन सकता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे आपसे, फिर उसके बारे में व्याख्या भी करने वाले हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं तो आप इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितने भी बच्चे अगर जो फर्स्ट टाइम भी दे रहे हैं ना, अगर इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो उनकी रीट पात्रता अच्छे नंबर से पास हो जाएगी। बिल्कुल बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी और मेरे हस्तलिखित नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो अल्बर्ट बांडुरा हैं दोस्तों, उनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का खुद से एनालिसिस करना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरी मेहनत के लिए दिल से ये कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ठीक है। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा ने किया। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार या प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सिद्धांत के द्वारा अवलोकन या नकल या आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, तो आपको बताना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं बल्कि हजारों क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानवाद अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपका पूरा हो गया, ठीक है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? आपके ऑप्शन से 5, 14, 16 या 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप अपना आंसर खुद मन में सोच लिया करें, फिर बताने की कोशिश किया करें और खुद से एनालिसिस किया करें कि मेरे कितने ठीक हुए, मुझे कमेंट करके भी बताया करें, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो रेमंड कैटल थे उनके द्वारा 16 पीएफ प्रणाली दी गई थी। कौन सी प्रणाली दी गई थी? 16 पीएफ प्रणाली दी गई थी, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें हम, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रेमंड कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए, बिल्कुल सही बात है। कैटल व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से संबंधित है। आपको याद रखना है किस सिद्धांत से संबंधित है, सील गुण के सिद्धांत से संबंधित है। 23 मूल सील गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि रेमंड कैटल ने मूल सील गुण कितने बताए हैं? 23 बताए हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व कारक की जो प्रस्तावित किए थे उन्होंने कितने किए थे? 16 किए थे, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, कंपेयर करके चलना है। तथा 12 ऐसे मूल सील गुण हैं जो असामान्य व्यक्तियों में
पाए जाते हैं जो असामान्य हैं। ठीक है, 23 में से 16 को केटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। बिल्कुल 16 पीएफ प्रणाली इसलिए दी गई है, जो 23 मूल सील गुण हैं उनमें से 16 इंपोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की जाती है, जिसे 16 व्यक्ति कारक प्रश्नावली यानी 16 पीएफ कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल जब से मैं पीएफ कर रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि 16 पीएफ क्या है। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, आंसर देने की कोशिश करें, क्या हो सकता है इसका आंसर जी। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दैहिक आवश्यकता है, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह व संबद्धता या आत्मसिद्धि। बिल्कुल बताइए थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता पदानुक्रम में दोस्तों दैहिक आवश्यकताएं भी होती हैं, स्नेह व संबंधता भी होती है और आत्मसिद्धि भी होती है, लेकिन व्यक्तिवाद व समूहवाद नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी व्याख्या इसके बारे में देखें हम कि इनके सील गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है आपकी। एक तो देखो दैहिक अवस्थाएं में हम पढ़ चुके हैं, शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा व बचाव आवश्यकताएं होती हैं, संबंधन या स्वीकृति आवश्यकता होती है, सम्मान की आवश्यकता होती है और आत्म प्रतीचीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उसने ये सारी अवस्थाएं बताई थी। अगर आप मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठें, जिससे आप इन चीज़ों को नोट करते चलें। ठीक है, बिल्कुल आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के सामने अगर दो विपरीत इच्छाएं हो रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आई होप आप समझ गए होंगे, आपको पता होगा, आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा क्या दी है। द्वंद्व या संघर्ष उस समय उत्पन्न होते हैं जब एक व्यक्ति को पर्यावरण की उन शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं के विपरीत कार्य करती है। ठीक है, बिल्कुल क्रो एंड क्रो ने इसकी परिभाषा दी है और द्वंद्व उसे कहते हैं जो एक समय में दो परिस्थितियां आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जी। बिल्कुल अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिख जाए तो आपको बताने की कोशिश नहीं करनी है, आपको तो ईमानदारी से बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिल्कुल आपके ऑप्शन है आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। बिल्कुल बताइए स्टीफन कोरे से संबंधित क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपने सही सुना, क्रियात्मक अनुसंधान जो कि स्टीफन कोरे से संबंधित है। बिल्कुल जी, क्रियात्मक अनुसंधान की हम थोड़ी सी बात करें, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके 2013 में भी पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 से माना जाता है। ठीक है, स्टीफन कोरे के अनुसार। बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, आपको याद रखना है कि स्टीफन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया था और इसकी शुरुआत 1926 से मानी जाती है। एनसीईआरटी ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 1962 में रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक प्रकाशित की, तो आपको इतना याद रख लेना है थोड़ा बहुत। ठीक है, बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आपको पता होगा उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है। तेजी से सीखने वाले, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली या रचनात्मक से सीखने वाले। बिल्कुल बताइए उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग किसके लिए संबंधित होती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो धीमे से सीखते हैं दोस्तों उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल
आपको बता दूं कि उपचारात्मक शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, तो आपको उद्देश्य ही याद रख लेने हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण आपको पता होगा, उपचारात्मक शिक्षण धीमे से सीखने वाले बालकों के लिए उपयुक्त होता है। कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ऐसे शिक्षण दोष के निदान पर आधारित होते हैं, शिक्षार्थी की कमजोरियों को दूर करता है। यानी एक तो होता है आपका निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदान क्या करता है, आपकी समस्याओं का खोज करता है और उसका उपचार करता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, जिसके उद्देश्य क्या क्या है आपसे पूछा जा सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य नहीं है, और ये 3 दे रखे होंगे और एक कोई और दे रखा होगा तो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना ये सभी चीजें जी। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो प्राप्त ज्ञान में कमियों का निराकरण करना, कौशलों की अधिगम प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों एवं दोषों को सुधारना, समुचित दिशा में विकास का मार्गदर्शन करना, समाज में स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना, विशेष विशेष सीखने से अक्षमताओं को दूर करना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, आप याद कर सकते हो। बिल्कुल, 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल बताइए क्या होगा जी। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण की खेलकूद विधि किस से संबंधित, किस सिद्धांत पर आधारित होती है। शिक्षण में जो खेलकूदी विधि है वो किससे संबंधित है। बिल्कुल, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, वृद्धि और विकास, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। खेल कूद दोस्तों शरीर के माध्यम से करते हैं तो वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। शिक्षा का समाजशास्त्री नहीं हो सकता, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम भी नहीं हो सकता और शिक्षण की विधियां भी नहीं हो सकती। ठीक है, खेल कूद के बारे में पूछा है तो वृद्धि और विकास से संबंधित होता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो खेल कूद है वो किससे संबंधित होता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जी। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय रिटायरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने आपको एनसीएफ 2005 पूरा कर दिया, निचोड़ करा दिया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। बिल्कुल, प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मल्होत्रा, प्रोफेसर यशपाल या राममूर्ति। बिल्कुल एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखें इसके बारे में हम, वैसे तो मैं इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय रिटायरिंग समिति के प्रोफेसर यशपाल थे। अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हो 10th-12th में आपने पाठ्यक्रम पढ़ा है वो किस पर आधारित है, एनसीएफ आधारित है। किस पर आधारित है, एनसीएफ आधारित है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वावधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा हेतु प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल जी, आरटी अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा जी। बिल्कुल, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर, जो भी ऑप्शन डी बताए उनका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा अधिनियम लगाया था, आरटी 2009 आया था। ठीक है, बिल्कुल क्या उद्देश्य है इसका, बिल्कुल देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 आयु आयु समूह के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में 86वां संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। इसके पश्चात देश में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई। तो आपको याद रखना है 6 से 14 के लिए आया था और 14 के ऊपर नहीं आया है। ठीक है, तो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई और ये लागू 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद, तीनों है, उपलब्धि नहीं हो सकता। ठीक है, शरीर से संबंधित हैं तीनों चीज, लेकिन उपलब्धि नहीं हो सकता। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की बात करें हम तो देख सकते हैं आप, इसमें भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी है, यौन क्रियाएं भी हैं, कष्ट भी हैं, लेकिन उपलब्धि दैहिक उपप्रेरक नहीं होता है। ठीक है,
बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ पूरा ही देखें। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर या सामाजिक आर्थिक स्तर पर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल जी, 11वें क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो अध्यापन शैली पर ही निर्भर करती है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। इसमें कुछ बताने लायक ऐसी चीज़ है नहीं, आप सभी को पता है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक के लिए पूछा है, तो बताइए क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 25:1, 40:1, 35:1 या 30:1। बिल्कुल 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी 30:1। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। आपको बस इतना ही याद रखना है, 30:1 प्राथमिक के लिए और 35:1 कक्षा 1 से 8 के लिए, मतलब उच्च प्राथमिक के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसका? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का? बिल्कुल 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो मध्य अवधि परीक्षाएं होती हैं वो योगात्मक मूल्यांकन का यानी समेटिव असेसमेंट का भाग होती है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी। इनके बारे में थोड़ी सी बात करें हम तो मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। योगात्मक मूल्यांकन व्यक्तियों को उनकी उपलब्धियों को मापकर वर्गीकृत करने में सहायता होती है कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन कमजोर है। ठीक है, मध्यावधि परीक्षा एक एकेडमिक ग्रेडिंग अवधि के मध्य या किसी दिए गए तिमाही सेमेस्टर के द्वारा दी जाती है, यानी 3 माह के अंदर की जाती है। मध्यावधि परीक्षा एक प्रकार का प्रारंभिक मूल्यांकन है जो छात्र की पाठ्यक्रम सामग्री को समझ में मापने का कार्य आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। बिल्कुल 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कौन सा रोग वंशानुगत है? ADHD, फेनिलकेटोनुरिया, पार्किंसन या HIV एड्स? बिल्कुल बताइए 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फेनिलकीटोनुरिया। फेनिलकीटोनुरिया कैसे कैसे रोग हो गए हैं हमें तो पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है, 2 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस रोग के बारे में थोड़ी सी बात करें तो बिल्कुल जो रोग है एक वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है, जिसे आमतौर पर PKU के रूप में जाना जाता है। अगर शॉर्ट में लिखा आ जाए आपके PKU तो आप समझ जाना कौन सा रोग है, फिनाइलेक्टोनुरिया है। ठीक है, बिल्कुल जिसमें शरीर में फेनिएलिन नामक एक एमिनो एसिड बनता है जिसे PKU यून में दोष के कारण होता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जैसे बौद्धिकता विकलांगता, इसमें जो कमजोरियां होती हैं वो क्या आ जाती हैं? बौद्धिक विकलांग हो जाता है, हृदय दोष आने लग जाती हैं, विलंबित बुद्धि हो जाती है, जन्म के वक्त शिशु के वजन में कमी होना, एक असामान्य रूप से छोटा सिर होना। तो ये किसके प्रकार हैं? बिल्कुल फिनाइलेक्टोनिया के प्रकार हैं, जो एक वंशानुगत रोग है जो जन्म से मिलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है, 2 बार पूछा जा चुका है जी। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? बिल्कुल भाटिया मैट्री, रोरसा परीक्षण, WAIS या फिर रेविन का PMP? बताइए MPM बताइए कौन सा परीक्षण होगा 15वें क्वेश्चन का। बिल्कुल अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो इंडिया का भाटिया मैट्री परीक्षण, जो कि दोस्तों बुद्धि का एक निष्पादन परीक्षण है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं जी। भाटिया बैटरी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बताऊं तो आपको बस इतना याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। इस परीक्षण का निर्माण प्रोफेसर CM भाटिया ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। तो इम्पोर्टेंट यही चीज़ रहने वाली है, तो आप बस इसे ही याद कर लेना कि इस परीक्षण का जो निर्माण है वो किसने किया था?
प्रोफेसर CM भाटिया ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक और उप परीक्षण थे, जिसमें यह भाटिया बैटरी परीक्षण और परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंसी कहलाता है। बिल्कुल, इसके जो टेस्ट थे वो कौन कौन से थे? 5 टेस्ट आपको बताए गए थे, आपको याद रख लेने हैं ये, अगर आपको याद होते हैं तो। लेकिन आज तक एक भी बार ये पूछा नहीं गया है, बस यही पूछता है कि ये कब बना था, कि इसके जो निर्माण करता है वो कौन थे और ये कैसा परीक्षण है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहने वाला है, आप याद कर लेना। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा जी। बिल्कुल, बताइए क्या होगा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? सतत विकास के सिद्धांत के लिए, परस्पर संबंध के लिए, समान प्रतिरूप या सामान्य से विशिष्ट के लिए? बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 16वें क्वेश्चन में। दोस्तों जो भी ऑप्शन सी बताना उनका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रतिरूप, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब मानव विकास आजीवन चलता रहता है, बिल्कुल सतत चलता है, इससे कोई संबंध नहीं है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, समान प्रतिरूप होते हैं, समान प्रतिमान होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। तो बिल्कुल ये विकास किसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इतना कुछ खास है नहीं इसमें बताने लायक, आप सभी को पता होगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? बिल्कुल आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्र, याद रख लेना। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना तो आपका पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनेगा तो इस क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मतलब ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स है। ठीक है, तो अंतिम अवस्था पूछी है, तो अंतिम अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक। सबसे पहले कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था, फिर कौन सी होती है? उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, फिर होती है मूर्त, फिर होती है अमूर्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को मैंने बता ही दिया है तो आप याद रख लेना। संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, याद रख लेना। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट रहती है। आनुवंशिकी के जनक आपने देख लिया, ग्रेगर मेडल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। बिल्कुल, व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, बिल्कुल सिगमंड फ्राइड। कहीं दिख रहे हैं क्या? ऑप्शन बी, बिल्कुल मन का विश्लेषण किसने किया? सिगमंड फ्राइड। बर्फ के माध्यम से, इड, ईगो, सुपर ईगो, चेतन अचेतन, बताया था ना, याद आ रहा होगा। बिल्कुल याद रख लेना आप इन चीज़ों को। सबसे पहले कौन सा होता है? इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। अगर इनकी बात करना तो चेतन होता है, अचेतन होता है, अर्धचेतन होता है। इंपॉर्टेंट चीज रहती है, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा है जो अगर आप चोरी करने जा रहे हो तो चोरी करने के लिए मना करता है और आपसे कहता है कि अगर पकड़े गए तो मार पड़ेगी। बिल्कुल कारण की इंतजार करता है, तो ऐसा कौन सा मन है आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है आपका मेरे दोस्त MA/CA/100। ठीक है, तो मानसिक आयु कितनी दी हुई है उसकी? 12 दी हुई है मेरे प्यारे मित्र, और वास्तविक आयु 10 दी हुई है, इंटू 100। 10 का भाग देंगे तो 10 बराबर 120। ठीक है, तो 120 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। तो यही प्रक्रिया है, आप देख लेना, बिल्कुल इसके पॉज करके आप देख सकते हो जी। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है जी। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक या बालक संबंध या शारीरिक स्वास्थ्य? बताइए क्या होगा 21 का राइट आंसर।
बिल्कुल, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत भिन्नता किसी बालक में पाई जाती हैं तो उनका संबंध बालक अभिभावक से नहीं होता है, वो आनुवांशिक होती हैं, जन्मजात होती हैं और शारीरिक स्वास्थ्य से होती हैं। अभिभावक तो उसे नहीं कहते मेरे प्यारे मित्र, अभिभावक उसे नहीं कहते कि जो जन्म देता है उसे ही अभिभावक कहें, अभिभावक उसे भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसके माता-पिता नहीं हैं, तो उसका बड़ा भाई या उसके दादा-दादी वो उसकी देख-रेख कर रहे हैं, तो वो एक अभिभावक कहलाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे गुण उसके अभिभावक से मिलें, क्योंकि पेरेंट तो किसी के होते भी नहीं हैं। बिल्कुल, तो आपको समझ लेना है, आनुवांशिक होते हैं, जन्मजात होते हैं और शारीरिक स्वास्थ्य भी होते हैं। तो अभिभावक कोई भी हो सकता है, अपना बड़ा भाई हो सकता है, अपने रिलेशन में हो सकता है, तो अभिभावक का संबंध नहीं होता है। ठीक है? आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जी 22 का राइट आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे मित्र। डाउन सलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने सॉल्व करा हूं उसमें देख लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, डाउन सलेक्शन का कारण क्या है? त्रिगुण सूत्र 20, त्रिगुण सूत्र 21, 22 बताइए, या एक्स एक्स वाई गुणसूत्र बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 22 बिल्कुल, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो तिर से 21, तिर से 21 ऐसे आपको याद रख लेना है। तिर में भी ई की मात्रा आ रही है और 21 में भी ई की मात्रा आ रही है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। त्रिगुण सूत्र 21 बिल्कुल। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ी सी इसके बारे में बात करूं तो डाउन सलेक्शन जो सिंड्रोम होता है मेरे प्यारे मित्र, त्रिगुण सूत्रता 21, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ये एक आनुवांशिक विकार होता है। कैसा विकार होता है प्यारे मित्र? आनुवांशिक विकार होता है जो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता को 40 क्रोमोसोम प्राप्त करते हैं, जिसमें से 23 माता के होते हैं, 23 पिता से होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें कितने होते हैं? 47 होते हैं। इस वजह से विकास में ग्रस्त बच्चों में शारीरिक और बौद्धिक विकास देरी से होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डाउन सलेक्शन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, 23 का राइट आंसर बताइए। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो विश्वसनीयता आपने बिल्कुल जरूर सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता होती है, मापन का उद्देश्य होता है, या प्राप्तांकों की बारंबारता, या गणना की समरूपता। बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 23 जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्वसनीयता होती है दोस्तों, प्राप्तांकों की बारंबारता, यानी प्राप्त अंकों में कोई भी हमें भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दूं तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है प्राप्तांकों की बारंबारता, यानी कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो विभिन्न अवसरों में एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से। विश्वसनीयता यह है कि एक परीक्षण की निरंतरता को दर्शाते हुए विश्वसनीयता एक मापन या प्राप्तांकों की बारंबारता को संदर्भित करती है। अतः एक ही परिणाम को बार बार प्राप्त करने पर एक परीक्षण विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 24 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? टीएटी, एससीटी, ड्रोएमैन या एमपीपीआई बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 24 जो भी ऑप्शन टी बताए उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टीएटी और एसएसटी और ड्रोएमैन परीक्षण जो एक कैसी हैं, प्रक्षेपी विधि हैं, प्रक्षेपी हैं, लेकिन एमएमपीआई एक अप्रक्षेपी विधि है। इसके बारे में थोड़ी सी अगर आपको जानकारी दूं तो बिल्कुल एमएमपीआई परीक्षण का उदाहरण नहीं है। एमएमपीआई एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, यानी अप्रक्षेपी परीक्षण है। लेकिन टीएटी, एससीटी तथा ड्रॉएमैन परीक्षण कैसे हैं? प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 25 बताइए जी। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेसलर या एरिक एरिक्सन। बिल्कुल ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। जी
26 का राइट आंसर बताइए। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। ठीक है, बिल्कुल। बाद में बढ़ाकर 9 कर दिया गया। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को अनेक बुद्धियों से एक विशिष्ट संयोजक के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो गार्डनर के द्वारा प्रस्तावित 9 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी हैं? भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गति संबंधी बुद्धि, दैसिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवाद बुद्धि या अस्थिपरक बुद्धि। तो आपको इन 9 बुद्धियों को आपको याद रख लेना है। पता नहीं कब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि गार्डनर द्वारा बताई गई बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि नहीं है। 3 इनमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा, आपकी बुद्धि दे देगा, तो क्या होगा? बिल्कुल आपकी बुद्धि आपको गलत करनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है मित्र, आप भी एक स्पेशल प्रतिभाशाली बालक हो। ठीक है, बिल्कुल जी। 26 में बताइए राइट आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षणों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालकों के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। बिल्कुल 26 का राइट आंसर बताइए। जी, जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के चिंतन का गणितीकरण। जी, एनसीएफ 2005 का गणित की शिक्षा के लिए उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों के चिंतन का गणितीकरण हो सके। ठीक है, बिल्कुल। आप आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आपको सभी विषयों का पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या क्या रहती हैं। 27 पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक से, क्रिया प्रसूत से, शास्त्रीय अनुबंधन से या संज्ञानात्मक? बिल्कुल बताइए। 27 जी, जो भी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आपको कमेंट करके बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था और किस पर खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल बताइए मुझे। 28 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या तर्क? बिल्कुल बताइए। बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। 28 बिल्कुल वो मेरे प्यारे मित्र, पूर्व अनुभव बालक को नहीं होते। बालक तो एक और स्लेट होता है, उसे पूर्व अनुभव कहाँ से प्राप्त हो गए? तो अनुभव लेगा, फिर उसके बाद जो होगा वो पूर्व अनुभव कहलाएंगे। प्रतिबिंबन होता है, कल्पना होती है और आर्ग्यूमेंट भी होता है, लेकिन पूर्व अनुभव नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन 29 बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मकता? बिल्कुल 29 में दोस्तों जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापने के लिए उपलब्धि परीक्षण को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सुपरफास्ट रिवीजन है, आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है जी। अगला प्रश्न 30 क्वेश्चन बताइए जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? आप ऑप्शन देख रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में? बिल्कुल बताइए जी। तो बिल्कुल आपको पता होगा क्योंकि आपकी हुई वही अवस्था गुजर के गई है। तो अभी आप किशोर नहीं हैं, आप प्रौढ़ हो चुके हैं क्योंकि आप सभी 20+ होंगे। आई होप इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। क्वेश्चन था विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक, आप सभी को पता है बिजनेस, जैसा कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट में अगर बाई चांस, वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि जब आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो रीट पात्रता तो पास होनी है, लेकिन मेंस तो किस्मत की बात होती है क्योंकि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत आपके काम आती है। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे जी। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।